स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। चलिए, सबसे पहले माय नेम इज़ करमयोगी दिवाकर बोथरा। एडवांस्ड लेवल सॉरी लॉन्ग टर्म बैच आई थिंक यू पीपल बिलॉन्ग टू। इसका मतलब कहीं न कहीं मेजॉरिटी ऑफ द पीपल वुड बी अपीयरिंग फॉर द एग्जामिनेशंस ऑफ 2026 बियॉन्ड, राइट? बैच इंग्लिश है। कैन यू जस्ट गिव मी इंफॉर्मेशन विथ रिस्पेक्ट टू दैट? कौन से लैंग्वेज में ज़्यादा कंफर्टेबल हो उसी लैंग्वेज के अंदर हम इंटरैक्ट करेंगे आज। इंग्लिश, इंग्लिश, प्योर हिंदी में तो शायद पॉसिबिलिटी नहीं हो पाएगी मेरे से। इंग्लिश परफेक्ट, ठीक है। मैं चाहता हूँ कि हैंड रेस करे एंड थोड़ा सा इंटरैक्टिव मोड के अंदर आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। ये मेरी प्रॉमिस है, नेक्स्ट 1 to 1.5 hours would at least save you 6 months of your preparations. That's my promise, or I will teach in half mustache, ठीक है। चलिए हैंड रेस कर लीजिए बच्चा लोग। कुछ इंटरेक्शन से स्टार्ट करूंगा मैं एंड आई वांट यू टू बी रियली बी एट ईज। मन चाहे वो क्वेश्चन उस तरीके से आंसर दो, आप डेकोरम मेंटेन करके रखो। दैट्स द ओनली थिंग व्हिच आई एक्सपेक्ट फ्रॉम यूपीएससी एस्पिरेंट्स हु आर मैच्योर्ड इनफ। कोई डाउट हो विद रिस्पेक्ट टू सिविल सर्विसेज, बिकॉज अगले हफ्ते भर आई थिंक अ वीक और सो आपका सोसाइटी वाला पार्ट स्टार्ट होगा एंड आई विल बी पर्सनली टेकिंग द सोसाइटी एस्पेक्ट्स ऑफ योर्स। क्योंकि ये लॉन्ग टर्म बैच है, यहाँ से बेसिक से स्टार्ट करेंगे। बट सोसाइटी में कोई ऐसा बेसिक और एडवांस कॉन्सेप्ट नहीं है। सोसाइटी सोसाइटी है, सिंपल एज दैट। अब ये नहीं बोल सकते ये बेसिक फैमिली है, ये एडवांस फैमिली है, वो पॉसिबिलिटी नहीं है सोसाइटी में। तो फिर भी एकदम कोर बेस से स्टार्ट करेंगे चीजों को। डेप्थ लिमिटेड में रखूंगा क्योंकि यहाँ पे हमें एक्सप्लोरेशन या फिर एक्सटेंटिव कंटेंट कवर करना, एक्सटेंसिव कंटेंट, ताकि थोड़ा सा ब्रॉड अंडरस्टैंडिंग बने। आज की क्लास में सिर्फ एक ओरिएंटेशन होगी कि आपकी अप्रोच यूपीएससी के अंदर या सिविल सर्विसेज के अंदर किस प्रकार की होनी चाहिए। सबसे पहले मैं अनम्यूट करूंगा राहुल को एंड थोड़ा सा इंटरेक्टिव रखो यार। सिविल सर्विसेज इज ऑल अबाउट इंटरेक्शंस। द ओनली थिंग व्हिच यू रिक्वायर इन दिस वर्ल्ड इज लोगों से बात करना या लोगों से इंटरेक्शन या कम्युनिकेशन करना आ गया इस जीवन के अंदर, हर जगह तुम्हें वही अपनाना है। राहुल, इज द वॉइस क्लियर इनफ? हेलो राहुल, Yes, sir. Yes, sir. क्लियर है वॉइस? Yes, आई थिंक sir. थोड़ा लैग हो रहा है या बार बार आप अनम्यूट या म्यूट कर रहे हो? सर थोड़ा लैग हो रहा है। आई थिंक थोड़ा सा लैग हो रहा है। मैं एक बार किसी और को ट्राई कर लेता हूँ, बिकॉज लैग होने से थोड़ा सा टाइम कंजप्शन ज्यादा चलेगा। पीयूष, पीयूष और पीयूष के बाद मनोज। आई थिंक ओनली फ्यू पीपल हैव रेज्ड देयर हैंड, नो इश्यूज विद दैट। पीयूष, चलिए आई थिंक सब जगह लैग चल रही है अभी, कोई बात नहीं है। ओरिएंटेशन सेशन का मतलब क्या होता है? थोड़ा सा सीरियसली लेना, टाइम पास की सेशन नहीं है। प्रैक्टिकली लॉजिकली आपको अगले 2 साल तक अप्रोच कैसी रखनी है, दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू डिस्कस हियर। एंड फाइनली एंड ऑफ द सेशन के अंदर एक 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 सो कॉल्ड, इफ नॉट परफेक्ट, एटलीस्ट एन इफेक्टिव स्केड्यूल या शेड्यूल बनाना, जो अगले 2 साल तक हमें चैनलाइज्ड मैनर के अंदर सारी चीजें कवर करने का मौका दे, बहुत ही बेहतर तरीके से। क्योंकि रॉन्ग टाइम पे राइट चीज डजंट मेक एन इम्पैक्ट, राइट टाइम पे राइट चीज मेक्स एन इम्पैक्ट। तो दवाई कितनी भी अच्छी हो, अगर वो बीमारी से रिलेटेड नहीं है तो वो बीमारी ठीक नहीं होती है। डायबिटीज के अंदर अगर ब्रेन की मैं सॉलिड मेडिसिन भी खा लूं तो डायबिटीज हल नहीं होने वाला है मेरा। ओरिएंटेशन सेशन चाहे आप अपने स्कूल का रिकॉल कर लो, अपने कॉलेज का रिकॉल कर लो, या मास्टर्स बाय चांस आपने की है, या आज इस सेशन को रिकॉल कर लो, सबके अंदर होता है
कि एक राइट अप्रोच को कैसे दिमाग में रखा जाए कि आने वाले 1.5 साल, 2 साल क्या चीज़ें हैं जो आएगी, क्या चैलेंजेज़ हैं जो फेस होंगे और उनके अकॉर्डिंगली यू आर प्रिपेयर्ड टू एक्सेप्ट दोज़ चैलेंजेस। Because if you are not aware, then there is a possibility कि ये जर्नी 2 साल, अब ये 2 साल तो मिनिमम मान लो आप लोगों के लिए 26 या 25 में देने वालों के लिए समवेयर, हो सकता है कांस्टेंट फेलियर फेस करना पड़े दोस्त, पॉसिबिलिटी। ये 2 साल 7 साल में भी कन्वर्ट हो सकते हैं, ये 2 साल 3 साल 5 साल 6 साल बियॉन्ड। उस टाइम के अंदर बहुत लंबी स्ट्रेस होगी। पहला अटेम्प्ट देने से पहले भी इस जर्नी ने तोड़ के रख देना है तुम्हें। इतना स्ट्रेस रहता है। स्ट्रेस किसका रहता है? बहुत कुछ पढ़ना है यार। हर दिन लगता है कुछ ना कुछ छूटता जा रहा है। किसी दिन आंसर राइटिंग छूट गई, किसी दिन कंटेंट छूट गया, किसी दिन क्लास छूट गई, किसी दिन यार दोस्त छूट गए, किसी दिन गर्लफ्रेंड छूट गई, तो किसी दिन शायद फैमिली से दूर हो गए। सिर्फ पढ़ाई के मामले में नहीं छोड़ता एक आदमी सिविल सर्विसेज में। बहुत सारी चीजें पीछे रहती चली जाती है और इन सब के अंदर जो सबसे पीछे रह जाता है वो होता है करियर। जब आपने साथी दोस्त यार को आगे बढ़ते हुए देखते हो कि यार जीवन में 4 साल में घर बना लिया और मैं अभी भी मेरा ट्रैजेक्टरी करियर का उठने को भी नाम नहीं ले रहा है। 3 अटेम्प्ट हो गए मेरे, 2 अटेम्प्ट हो गए मेरे, या पहला अटेम्प्ट हो रहा है मेरा। क्योंकि लॉन्ग टर्म बैच से हो, पॉसिबिलिटी ये भी है कि शायद आप अपना ग्रेजुएशन भी साथ में परस्यू कर रहे हो। तो एक और बबल ऑफ स्ट्रेस आएगा आपको टाइम मैनेजमेंट से कि सर कॉलेज भी मैनेज करना है, क्लास भी मैनेज करना है, साथ में न्यूज़पेपर पढ़ने के लिए भी बोल रहे हैं, नोट्स पढ़ने बनाने के लिए भी बोल रहे हैं। सर एकदम दिमाग भन्ना सा गया है, नहीं समझ में आ रहा। ये सब आने वाले दिनों में इट वुड बी योर फ्रेंड्स एंड कलीग्स, साथ रहेगी ये चीजें। और जब एक आदमी को ये पता होता है कि स्ट्रेस इस प्रोसेस का पार्ट एंड पार्सल है, तो बंदा स्ट्रेस होता ही नहीं है। लेकिन एक सुनहरा जहान मान के चलें कि अगला 1.5 साल होने वाला है, तो छोटी सी भी एक बैकलॉग या चीज आपको इतना स्ट्रेस में डाल देती है कि उससे निकलने के लिए काफी टाइम बर्बाद हो जाता है। सो लेट्स सी एंड फिगर आउट कि ऐसा क्या ओरिएंटेशन तुम्हें रखना चाहिए विथ रेस्पेक्ट टू सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन। ये एग्जाम का जो पैटर्न है, आई एम प्रिटी मच क्लियर, मैं उसके ऊपर ज्यादा डिबेट एंड डिस्कस नहीं करूंगा। सिंपल सा फंडा है, आप लोगों ने समझ भी रखा है। इतना मतलब दिस इज समथिंग विच आई डोंट इवन वांट टू डिस्कस एट दिस लेवल ऑफ योर प्रिपरेशन। प्रीलिम्स होता है, प्रिलिमिनरी टेस्ट, मेंस होता है, इंटरव्यू होता है। इसको डिस्कस नहीं करूंगा, 5 मिनट करूंगा मैं यहाँ पे कि क्या है, किसी को बाई चांस नहीं पता है, बट आई एम प्रीटी मच श्योर सबको पता है, उन्हें पता है वो किस चीज की तैयारी कर रहा है। 2 पेपर होते हैं, सी सैट का एक होता है, जीएस पेपर 1 एक होता है। जीएस पेपर 1 के मार्क्स काउंट किए जाते हैं। आजकल 90-95 कट ऑफ रह रहा है। कट ऑफ क्लियर किया, मेंस में आओगे, मेंस के 4 जीएस के पेपर होंगे, 250 मार्क्स का एक होगा, 4 जीएस का पेपर 1000 मार्क। उसके बाद आपका एसे का पेपर होगा, एसे का पेपर 2 एसे लिखने पड़ेंगे, तो तकरीबन 1250 मार्क का आपका जीएस का पेपर हो गया, इंक्लूडिंग योर मेंस एसे। 2 लैंग्वेज पेपर भी होते हैं, इंग्लिश कंपलसरी है सबके लिए। जो दूसरी लैंग्वेज है वर्नाकुलर लैंग्वेज, वो आप अपनी मातृभाषा या जिस भाषा में आपकी कंफर्टेबिलिटी है वो ले सकते हो। सर मैं उत्तर प्रदेश से बिलोंग करता हूँ, मराठी ले सकता हूँ क्या? आप मराठी नहीं, आप गुजराती भी ले सकते हो, आप कन्नड़ा भी ले सकते हो। वो चॉइस प्योरली आपकी है। लेकिन वो भाषा लेना जिसके बेसिस पे आप क्वालिफाई करो, क्योंकि तकरीबन तकरीबन बहुत मोटा नंबर ऑफ स्टूडेंट्स मेंस के अंदर लैंग्वेज पेपर में ही पास नहीं हो पाते हैं। और यूपीएससी के अंदर अगर आपने लैंग्वेज पेपर क्वालिफाई नहीं किया है तो बाकी किसी भी पेपर के मार्क्स डिस्क्लोज नहीं किए जाएंगे।
इसका मतलब आपको सिर्फ हिंदी और इंग्लिश के मार्क्स दे दिया, सॉरी, जो भी आपकी हिंदी की जगह कोई और भी भाषा हो, हिंदी और इंग्लिश की मार्क्स दे दिए जाएंगे और आपके बाकी पेपर करेक्ट नहीं होते, ऐसा यूपीएससी बोलता है। अब मान लो करेक्ट होते या नहीं होते वो डिबेटेबल नहीं है, बट वो मार्क्स आपको नहीं पता चलेंगे। तो प्रॉब्लम क्या आती है, अगर आपने लैंग्वेज में क्वालिफाई नहीं किया तो मेंस के अंदर आप अगर सोच रहे हो पेपर बहुत अच्छे गए, पता ही नहीं चल पाएगा कि अच्छे थे या नहीं थे, मार्क्स आपको पता ही नहीं चले। तो लैंग्वेज पेपर को सीरियसली लेना, लेकिन अभी नहीं। जिस साल भी प्रीलिम्स दो, उसके बाद में जो लैंग्वेज लेने की सोचिए, डेली आधा घंटा प्रैक्टिस करना, क्योंकि कई बार होता ये है, इंजीनियर, साइंस, कॉमर्स या ऐसे आर्ट्स, ऐसे बैकग्राउंड से, लिटरेचर के बैकग्राउंड से नहीं हो आप, तो आपकी अपनी मातृभाषा या जो लोकल लैंग्वेज में आप बात या लिखते हो, वो भाषा के अंदर लिखने की प्रैक्टिस चली जाती है। और यहाँ पे सबसे बड़ा सीरियस चैलेंज आता है कि 3 घंटे के अंदर वो हिंदी का पेपर या कन्नड़ा, तेलुगु, मराठी, तमिल या कोई और दूसरी भाषा का पेपर कंप्लीट नहीं हुआ और आप शायद लैंग्वेज में क्वालिफाई नहीं कर पाए। मेंस अगर आपने क्वालिफाई कर लिया तो आप आते हो पर्सनालिटी टेस्ट के अंदर। इंटरव्यू मैंने लिखा है, इसे इंटरव्यू नहीं बोला जाता, इसे पर्सनालिटी टेस्ट बोला जाता है। Interview is more over a test of your knowledge. Personality test itself indicates it is going to be the test of your personality. आपकी पर्सनालिटी का टेस्ट होने वाला है यहाँ पे। अब फाइनली अगर आप क्वालिफाई करते हो, एक कट ऑफ से आगे आते हो, तो आपकी सिलेक्शन हो जाती है और आपके रैंक अनुसार, आपके मार्क्स के अनुसार रैंक आती है और उस रैंक के अनुसार आप अपनी सर्विसेज के अंदर चूज किए जाते हो। फिर होती है आपकी ट्रेनिंग, तकरीबन 2.5 साल की ट्रेनिंग होती है, उसके बाद आपकी पोस्टिंग होती है। डिफरेंट डिफरेंट पोस्ट, सेंट्रल सर्विसेज या ऑल इंडिया सर्विसेज, डिपेंड करता है कहाँ पे हो, किस स्टेट में हो, किस कैडर में हो। ये है लेखा जोखा इस पूरे एग्जामिनेशन का। अब ये 50% मार्क लाना इधर बहुत बड़ा चैलेंज बन चुका है। ऑप्शनल का भी एक पेपर होता है, ये भी बता दे रहा हूं। ऐसा माना जाता है कि यूपीएससी में जब हम लोग तैयारी करते थे, 2 ऑप्शनल हुआ करते थे, लेकिन मैटर वो जो आज बोलूँगा इधर भी फॉलो होता है। मुझ में अकड़ है क्योंकि मेरी ऑप्शनल के अंदर पकड़ है। यूपीएससी का एक थंब रूल ये माना जाता है कि अगर ऑप्शनल स्ट्रांग है, एसे स्ट्रांग है, तो यूपीएससी में मेंस कभी रुकता नहीं। और अगर ऑप्शनल के अंदर भट्टा ही बैठा हुआ है, एसे लिखने आते नहीं है, तो फिर यूपीएससी में मेंस को निकाल सकता नहीं। सिंपल थंब रूल। अगर मेंस निकालना है, मेंस की चाबी है ऑप्शनल और एसे। ऐसा क्यों कहा जाता है? द रीजन बीइंग, जीएस के अंदर 1000 मार्क है, लेकिन फिर भी ये 500 मार्क भारी क्यों पड़ जाते हैं? क्योंकि इस 500 में से 350 लाना पॉसिबल है, लेकिन इस 1000 में से हाईएस्ट स्कोर जाता है 410, 420, 430। ये टॉपर्स की बात कर रहा हूं। एवरेज पे गिरेगा तो 360 गिर रहा है 1000 में से। अब आप खुद कैलकुलेशन लगाओ कि जीएस में स्कोर करना कितना डिफिकल्ट है। और वही 500 में से 330, 336, 340 हर साल किसी ना किसी ऑप्शन में देखने को मिल रहे हैं आपको। एसए के अंदर स्कोर अच्छे से किया जा सकता है, प्रोवाइडेड आपकी राइटिंग स्किल्स अच्छी हो, कॉम्प्रीहेंडिंग एबिलिटीज अच्छी हो, ना कि कंटेंट एसए का टेस्ट होता है। स्ट्रक्चर और कॉम्प्रीहेंडिंग एबिलिटीज एसए में टेस्ट की जाती है। ये मेंस निकालने के लिए ऑप्शन और एसे दो स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। कोई भी एक ऑप्शनल तुम्हें सेलेक्ट करना है, मल्टीपल ऑप्शंस अवेलेबल है, आपके चॉइस अनुसार, स्वाद अनुसार आप अपना ऑप्शनल चूज कर सकते हो। सर आपका क्या लॉजिक होगा ऑप्शनल चूज करने के लिए? तो मेरे लाइफ में मैंने 2007, 2008, 2009, 2012 ये 4 अटेम्प्ट दिए, क्योंकि 4 ही अटेम्प्ट की अनुमति हुआ करती थी उस टाइम यूपीएससी से। आज 6 अटेम्प्ट है, उस टाइम 4 थे। पहले 3 अटेम्प्ट मैंने कॉमर्स और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से दिए, और लास्ट अटेम्प्ट में क्योंकि कॉमर्स में कॉन्स्टेंटली 3 अटेम्प्ट में स्कोरिंग नहीं आ रही थी, तो मैंने सब्जेक्ट चेंज किया सोशियोलॉजी का। हालांकि इंटरव्यू मैंने चारों अटेम्प्ट में दिए, बैक टू बैक 3 टाइम्स, और एक 2 साल का गैप लेने के बाद एक अटेम्प्ट दिया, बिकॉज ऑप्शनल चेंज किया था मैंने। एक चीज क्लियर है कि ऑप्शनल आपको हमेशा इंटरेस्ट के बेसिस पे लेना चाहिए। टॉपर्स चॉइस, टॉपर्स फैक्ट्री, टॉपर्स ये सब नहीं है। एक लाइन देता हूं, उसे हमेशा याद रखना जिस भी साल आप ऑप्शनल लो। क्यों? शायद मुझे लगता है 2026 वाले जो बच्चे हैं 25 में लेंगे ऑप्शनल, या उस टाइम सोचेंगे तैयारी करने का। उस टाइम ये दिवाकर सर की बात याद रखना, इट इज द पीपल हु मेक एन ऑप्शनल टॉपर्स ऑप्शनल, इट इज नॉट द ऑप्शनल हु चूजेस द टॉपर्स। पिछले साल का टॉप 10 का लिस्ट दिखाऊंगा तो इलेक्ट्रिक इंजीनियरिंग से लेके जूलॉजी तक टॉप 10 के अंदर आए हुए हैं।
और जूलॉजी वाल एक फैक्ट बता दे रहा हूं यहां पे, ध्यान से देखना। क्यों? मार्केट के अंदर ऑलवेज रिमेंबर, आप लोग एक, यू आर लाइक ए कस्टमर। यूपीएससी के अंदर आपको बहुत सारी रियल चीजें नहीं बताई जाएगी, और मैं आपको यूपीएससी की मार्क्स लिस्ट से बता रहा हूं, शायद थोड़ा सा जूम इन करने से समझ में आए। ये है यूपीएससी की मार्क्स की लिस्ट। इशिता किशोर टॉपर थी, तो लोगों ने बोला पीएसआईआर। क्यों? भाई पेपर 2 कवर हो जाता है। पेपर 2 का स्कोर देखो इशिता किशोर का 130। सेकंड रैंक वाली ने इशिता किशोर को बीट किया है, मान लो एक ही मार्क्स से किया है। कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी से, जिसका लेना देना नहीं है, कॉमर्स मैंने पढ़ा है विथ पेपर 2। तो भाई ये चीज तो क्लियरली फॉल आउट हो गई कि पीएसआर की कोई एक्सेप्शनल एडवांटेज है। अगर होती तो इस बंदी का स्कोर इससे ज्यादा, आगे चलो, पीएसआर की बात नहीं है। इसको देखो सोशियोलॉजी वाले को, पेपर 1 का स्कोर है 103। इंडियन सोसाइटी तो इस आदमी की स्ट्रांग होनी चाहिए सोशियोलॉजी के कारण। लोएस्ट स्कोर है सारे पेपर में, जीएस 3 सबका लो रहा, अगर बाकी देखूं तो लोएस्ट स्कोर है इसका। मतलब 103 तो मतलब चुल्लू भर पानी में डूब जाना चाहिए सोशियोलॉजी वाले को। प्रॉब्लम क्या आती है? ये सब मार्केट में बनाई हुई स्ट्रेटजीज है बच्चों को एक ऑप्शनल दिलाने की। इस आदमी को देखो, जूलॉजी वाले को, इलेक्ट्रिक इंजीनियरिंग वाले को, जूलॉजी वाले का स्कोर देखो तुम जरा। फिलॉसफी वाले के पास जाओ तो माना जाता है एथिक्स के अंदर सबसे बेस्ट फिलॉसफी कवर करता है, 113 आए हैं फिलॉसफी वाले का। ऊपर जाओ, 132 एंथ्रो वाले का, 141 कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी वाले का एथिक्स में आया है। भाई कहां है वो थियरी? फैक्ट में नहीं दिखाई दे रही है वो थियरी कि किसी ऑप्शनल से किसी को एडवांटेज मिल रहा है, मार्क्स ऑन एन एवरेज 1 या 2 का डिफरेंस आ रहा है, कुछ खास डिफरेंस ही नहीं है। इस मामले में कभी मत, फिलॉसफी 2014 तक रूल कर रहा था यूपीएससी में 3 साल तक, ऐसा गिरा कि सांस लेने का मौका नहीं मिला। कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी अगर मेरे टाइम में स्कोर आ रहा होता उधर, तो मैं आज डिस्ट्रिक्ट चला रहा होता, सॉरी डायरेक्टर रैंक में पहुंच चुका होता अंडर सेक्रेटरी के। अब आता है स्कोर, मेरे टाइम में नहीं था। तो पॉइंट क्या है? ऑप्शनल चूज करने के लिए तुम्हारा इंटरेस्ट इंपॉर्टेंट है। कोई बच्चा बोल रहा है कि सर मुझे तो मैथ्स अच्छा लगता है, भाई आंख बंद करके लो, क्योंकि उसके अंदर तुम्हें मेहनत करने का ज्यादा भी पड़ गया तो तुम्हारा इंटरेस्ट है, तुम कर ले जाओगे। उसी चक्कर में पॉल साइंस ले लिया लोगों के कहने से, या सोशियोलॉजी ले लिया मेरे कहने से, तो तुम रोओगे इनफैक्ट वहां पे। क्यों? इंटरेस्ट ही नहीं है। सिर्फ सिर्फ मेरे को लोगों ने बोला और किसी टॉपर ने लिया। भाई वो टॉपर का माइंडसेट पढ़ा तुमने? जो ये लिस्ट दिखाई थी, कितने लोगों को देखा तुमने कि पॉल साइंस से लिए हुए बर्बाद हो गए और आज तक धक्के खा रहे हैं? वो फेलियर की लिस्ट भी तो निकालो ना, कितने लोगों ने दिया और कितना सेलेक्ट हुआ? सोशियोलॉजी में कितने लोगों ने सोशियोलॉजी लिया और कितने फेल हुए? हम सिर्फ गिने चुने एक दो लोगों की बात कर लेते। भाई जयललिता वुमेन चीफ मिनिस्टर बन गई, तो क्या वुमेन एम्पावरमेंट हो गया इंडिया में? 5 वुमेन अगर सीएम बन जाती है तो वुमेन की स्थिति सुधर गई है क्या? जब वो नहीं मानते हो तो ये मत मानना। अभी आपको शायद फील नहीं होगा, अगले साल जब लोगे तो 10 डिसीजन सोचने पड़ेंगे कि यार सर ये बोल रहा है, वो ये बोल रहा है। अपने इंटरेस्ट पे जाना, इंटरेस्ट के साथ राइट डायरेक्शन मिल सके, चाहे मदर से मिले, फादर से मिले, भाई से मिले, टीचर से मिले या पीयर ग्रुप से मिले, राइट मटेरियल मिल सके। 3 चीजें हैं, आंख बंद करके लो ऑप्शनल, क्योंकि यहाँ पे हर ऑप्शनल वाला बंदा टॉप 10 के अंदर बैठा हुआ है। अब बहुत सारे ऑप्शनल वाले। अब इस ओरिएंटेशन के अंदर हमें रेडी होना है कि अगले 1.5 साल तक, 2 साल तक, जब तक एग्जाम नहीं देते, आपका अप्रोच क्या होना चाहिए। पहला जो है वो ये देखो, ये फोटो तुम्हें क्या समझाती है? इतने टायर्स है इसके पास, लेकिन पंचर होने के बाद में एक टायर काम नहीं आ रहा है। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड फ्रॉम दिस? फर्स्ट, लिमिटेड कंटेंट होना चाहिए। क्यों?
ये टायर है तुम्हारा कंटेंट, और कंटेंट कई बार इतना ज्यादा हो जाता है कि एग्जामिनेशन के टाइम पे एक लाइन भी याद नहीं रहती है आपको, और अपनी ही भाषा में अपने ही हिसाब से आप चीजें लिख के आते हो फिर। दैट इज द फर्स्ट रूल ऑफ सिविल सर्विसेज। हमेशा कंटेंट को लिमिटेड रखो। बहुत सारे लोगों ने सुना होगा, मैंने आज एक पिक्चर से आपको थोड़ी सी एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। ज्यादा कंटेंट आपका सिलेक्शन नहीं दिलाएगा, जो सिलेक्शन दिलाएगा वो है कितना कंटेंट तुम यूज कर पा रहे हो। और एक चीज ह्यूमन जेनेटिक्स के अंदर बहुत क्लियर है, जब आपके पास लिमिटेड चीजें होती है, उन लिमिटेड चीजों का यूज बहुत अच्छा होता है। यू आर एबल टू यूज दोज थिंग्स इन द मोस्ट इफेक्टिव मैनर। जैसे चीजों का नंबर बढ़ा, कंफ्यूजन के सिवा, फ्रस्ट्रेशन के सिवा कुछ नहीं रहता है। व्हाट हैपेंस is not within UPSC but beyond your UPSC in your life as well. मान लो 3 फोन है, तो 3 फोन जब होते हैं तो एक भी फोन का बेटर यूटिलाइजेशन नहीं हो पाता है। ये पहला थंब रूल है जो तुम्हें सिविल सर्विसेज में एब्सोल्युटली याद रखना है। जितने टॉपिक है उनकी एक लिमिटेड किताब को फोकस करेंगे। मान लो आप स्टडी आईक्यू का मटेरियल पढ़ रहे हो, तो सिर्फ वो पढ़ो यार। सर कवर करेगा क्या 100%? ये बता दो मुझे। नहीं करेगा। तुम मुझे ये बता दो जो एक मटेरियल 100% कवर करता है, मैं वो प्रिस्क्राइब कर देता हूं। जब साला ऐसा कोई चीज ही नहीं है जो 100% कवर करके तुम्हें दे रहा है, तो तुम 100% के पीछे भाग क्यों रहे हो? Because none of the material, whichever organization, whichever textbook you study, would cover every aspect of your preparations. कवर कैसे किया जाता है सिलेबस? लिमिटेड कंटेंट को पढ़ के उसी कंटेंट का मल्टीपल प्लेसेस में एप्लीकेशन और यूजिबिलिटी देखना। मेरे टेलीग्राम वाले चैनल के अंदर मैं नॉर्मली न्यूज़पेपर जो पढ़ता हूं उसकी फोटो डाल देता हूं और बताता हूं कि वो 10-15 लाइन के अंदर लिख के देता हूं कि ये कौन से टॉपिक में रेलेवेंट है। अब बच्चा जब वो टॉपिक पढ़ता है तो उसे पता है कि ये टॉपिक कवर हो रहा है मेरा। आपको न्यूज़पेपर को कनेक्ट करना आना चाहिए। हर दिन फार्म प्रोटेस्ट पे आर्टिकल आ रहा है, तो इसका मतलब कि 50 आर्टिकल के नोट्स बनाने हैं। एसेंस सब में सेम है। तुम्हें सिर्फ उसका एक एसेंस निकाल के रखना है और एग्जाम में जब आए तो उसे गार्निश करके लिख देना है। ज्यादा किताब पढ़ने के एक और जो नुकसान होता है वो ये कि रिवीजन का तुम्हें कभी टाइम ही नहीं मिल पाता। इससे क्या घटना घटती है? मान लो एक स्टूडेंट है, वो स्टूडेंट ने मल्टीपल बुक्स पढ़ी। अब मल्टीपल बुक्स पढ़ने के बाद में वो कभी भी टाइम इन्वेस्ट इस चीज पे नहीं करता है, रिकॉल, रिवीजन एंड रिटेंशन। रिकॉल, रिवीजन और रिटेंशन करने का समय ही नहीं है उस बेचारे के पास। क्यों? जैसे ही बिपिन चंद्रा खत्म की वो स्पेक्ट्रम में लग गया, स्पेक्ट्रम खत्म की वो कृष्णा रेड्डी में लग गया, वो उसको खत्म किया वो किसी और किताब में लग गया। उस भाई साहब के पास टाइम ही नहीं है भाई कि जो हमने पढ़ा है उसका याद कितना है मुझे, उसको रिवीजन कर रहा हूं क्या जिससे रिकॉल हो पा रहा है। और इसके कारण आप ऐसी स्थिति में बैठ जाते हो कि आपका सिर्फ साइकोलॉजिकल सेटिस्फैक्शन है, खुशी है सिर्फ इतनी कि ये किताब खत्म हो गई,
अंदर से फट रही है पूरी कि इस किताब से खोल के वापस देख लिया, याद कुछ नहीं आएगा। क्यों? बिकॉज़ आपने किताबें नापी है, कंटेंट की डेप्थ तो नापी ही नहीं। और मेरे जैसे सारे टीचर्स के साथ भी स्टडी आईक्यू में भी ये होता है कई बार। क्या होता है? सुबह मैंने 11 से साढ़े 12 एक क्लास ली, 1 से 4 एक क्लास ली, अब तुम्हारी एक क्लास है। बैठ के कुछ चीज़ों को और डीपली एनालाइज़ करने का टाइम नहीं मिल पाता है कभी। एंड वी स्टार्ट फीलिंग आई स्टार्ट फीलिंग फ्रस्ट्रेटेड। यार और डेप्थ लेके आनी थी इसमें। डेप्थ तब आ गई जब टाइम दोगे आप, और टाइम देने के लिए तुम्हारा रिसोर्सेज लिमिटेड होना चाहिए। सर कौन से रिसोर्सेज होने चाहिए? ऑलवेज स्टार्ट विद द एनसीईआरटी। बिलीव मी, एनसीईआरटीज आर द रामबाण एंड ब्रह्मास्त्र फॉर सिविल सर्विसेज। मेंस के कॉपी पेस्टेड क्वेश्चन आए हुए हैं एनसीईआरटी से। उसके बाद अगर कुछ पढ़ना है तो जो मन करे उस ऑर्गेनाइजेशन की किताब उठाओ यार, बट उसी को फिर फॉलो करो। बिकॉज हो सकता है 5 लाइन कम हो, किसी में 5 लाइन ज्यादा हो, वो 5 लाइन तुम्हारा सिलेक्शन नहीं डिटरमाइन कर रही है, वो 95% कंटेंट जो पढ़ रहे हो वो याद है, वो डिटरमाइन कर रहा है। एवरी बच्चा इज विथ मी टिल हियर। पहला रूल तुम्हें फॉलो करना है जो आज से मैं चाहता हूं, आगे चॉइस आपकी है, करियर आपका है, तैयारी आपको करनी है। My ethical moral obligation is this, that I need to make you aware कि what are the things which you should definitely consider. Second, इसके बाद में ये 2 रूल्स को फॉलो कर लेना। टेक्निकली रूल एक ही है, 2 अलग पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन से मैंने पुटअप किया है। क्वांटिटी और क्वालिटी, क्वांटिटेटिव या क्वालिटेटिव जैसे समझो, दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। In UPSC, your only focus should be on quality. मतलब क्या सर? मतलब ये है कि the key is not spending time but investing it. तुमने अगर 2 घंटे आज कुछ पढ़ा है, तो वो 2 घंटे मायने नहीं रखते हैं। मायने ये रखना चाहिए कि उन 2 घंटे में कितना कंटेंट अच्छे से पढ़ा मैंने। 99% ऑफ द स्टूडेंट्स शेड्यूल ऐसे बनाते हैं कि 2 घंटे पॉलिटी पढ़नी है, 4 घंटे ये पढ़ना है, 8 घंटे ये पढ़ना है, 14 घंटे ये पढ़ना है, 15 मिनट ये पढ़ना है। दैट इज द बिगेस्ट catch-22 सिचुएशन में डालने वाला है, आगे कुआ और पीछे खाई। क्योंकि तुम्हारा माइंड का एंटायर फोकस कहां पे है पता है? वो टाइम, घड़ी पे। 2 घंटे हो गए क्या? तुमने कंटेंट पे तो तुम तो कंटेंट पे उतरे ही नहीं हो। इसका साधारण सा डे टू डे लाइफ का एक एग्जांपल दे रहा हूं मैं। मान लो जैसे हिंदू रिलीजन के अंदर क्या है, माला का जप करते हो, और भी बहुत रिलीजन्स होगी जिसमें करते हो आप। मैंने मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस से नोट किया कि कई बार जब हम माला का जप करते हैं, जब माला होती है तो बहुत कंसंट्रेशन कर सकते हैं, जिसका भी नाम ले रहे हो आप, परफेक्ट फोकस है। क्यों? 108 होते ही पता चल जाएगा मुझे। मान लो माला नहीं है, आपका पूरा 2 मिनट करके देखो, ये आपका पूरा फोकस अंगुलियों की काउंटिंग पे है, वो जो नाम ले रहे हो रब का उसके ऊपर नहीं है। बिकॉज आपको काउंट करना है साथ में। शायद बहुत लोगों के साथ ऐसा हुआ है, नहीं हुआ है तो अभी एक्सपेरिमेंट कर लो, होगा ही होगा। योर एंटायर फोकस इज ऑन काउंटिंग, 10 12 20 25 50 100 99 108। तुमने नाम पे या उस गॉड पे फोकस ही नहीं किया है। ये अवॉइड करनी है यूपीएससी में। बिकॉज एक कोटेशन है जो ऐसे रीड करती है, कवरिंग 50% ऑफ सिलेबस विथ 100%
focus is better than covering 100% syllabus with 50% focus. थंब रूल बना लेना, क्योंकि जो कुर्सी पे तुम बैठे हो सामने जो आईएएस लिख के रखा है, वो आईएएस लिखा हुआ पेपर एक ना एक दिन फट जाएगा। वैसे आईएएस नहीं बनते हैं। ये रूल्स लगा के रख लेना, अपने आप को रिमाइंड करना कि इस ट्रैप में फंसना ही नहीं है मुझे अगले 2 साल। जो चीज पढ़ो पहली रीडिंग, क्योंकि अभी आपने जस्ट स्टार्ट की है जर्नी, एक्सट्रीम स्लो जाओगे आप। अगले 1 साल एक्सट्रीम स्लो से पढ़ना है। 10 दिन में मुझे मैसेज करोगे कि सर ये टेक्निक सॉलिड थी। धीरे धीरे जैसे ही मैं पढ़ने लगा, मुझे चीजों की अंडरस्टैंडिंग और अवेयरनेस बेहतर होने लगी। मैं अब रिकॉल भी कर पा रहा हूं, रिटेन भी कर पा रहा हूं, और कहीं ना कहीं शायद बेटर आंसर राइटिंग्स भी कर पा रहा हूं। अगले 1 साल जो पढ़ोगे स्लोली, एक्सट्रीम ब्लडी लेवल ऑफ स्लो पेस इन इट। क्यों? एक अफ्रीकन प्रोवर्ब है, the things on which you are slow today are the only things on which you can run tomorrow. मैं हर एक स्टूडेंट को बोलता हूं जहां जहां मेरा इंटरेक्शन होता है, क्योंकि बिकॉज आज भागने की रेस मत लगाओ। 2 साल पड़ा यार तुम्हारे पास, एकदम एक्सट्रीम लेवल पे स्लो चलो। तुम्हारी क्लियरिटी देखना कैसे आती है। आई होप द सेकेंड पॉइंट इज क्लियर। अवॉइडिंग मल्टीपल सोर्स, ऑलवेज फोकसिंग ऑन द क्वालिटी ऑफ थिंग्स, नॉट द क्वांटिटी। कितने पेज पढ़े वो मैटर नहीं करता। 2 ही पेज पढ़ो 2 घंटे में, लेकिन वो 2 पेज इतनी शिद्दत से पढ़े हैं, इतनी बारीकी से पढ़े हैं कि उन्हें अब रिवाइज करने की जरूरत नहीं है। मेक श्योर। कमिंग टू द थर्ड एस्पेक्ट, ये तुम लोगों के लिए ज्यादा मायने रखेगा पॉइंट। एक होता है गॉडडैम हैकर, एक होता है प्रोग्रामर। एक एक कंकर डालते रहता है, पानी ऊपर आते रहता है, ऐसे प्रोग्राम बनता है। हैकर क्या करता है? स्ट्रॉ लगा के चूस लेता है पूरा का पूरा। तुमने बनाया, मैंने कैप्चर कर लिया। एक होता है अर्न करना, एक होता है कैप्चर करना। इसको और सिंपल तरीके से समझाता हूं। क्रिकेट, क्रिकेट में एज ऑफ नाउ 3 फॉर्मेट है। T20, टेस्ट मैच, वनडे, T20। 50 ओवर्स का होता है ये पर डे 90 ओवर्स होता है, 5 दिन तक चलता है, 5 डेज मान लेते हैं। टेस्ट मैच के अंदर विराट कोहली नहीं चाहिए, टेस्ट मैच के अंदर राहुल द्रविड़ चाहिए। अप्रोच अलग। वनडे में विराट कोहली चाहिए, टिक भी सकता है, मार भी सकता है। T20 में राहुल द्रविड़ तो कतई नहीं चाहिए, क्रिस गेल चाहिए। इधर मारना ही है। 4 बॉल में सेट हो, 5वीं बॉल में छक्का होना चाहिए। तीनों के माइंडसेट बड़े अलग होते हैं, तीनों को बड़े अलग तरीके से अप्रोच किया जाता है। मान लो ये है वीके। वीके जब टेस्ट मैच खेलता है एक अलग माइंडसेट से जाता होगा ना। सिमिलरली जब वो ये फॉर्मेट्स खेलता है तो एक अलग माइंडसेट से जाता होगा विराट कोहली। आप भी 2 साल पहले प्रिपरेशन कर रहे हो, लॉन्ग टर्म बैच। तुम अगर लॉन्ग टर्म बैच में T20 और वनडे खेलने लगे तो फायदा लॉन्ग टर्म से हो ना हो, नुकसान निश्चित होने हैं। क्यों? तुम्हारा रॉन्ग ओरिएंटेशन है इस पर्टिकुलर टाइम स्पैन के लिए। तो व्हाट यू शुड बी डूइंग इज your focus should not be on completing things for another 1 year.
Your focus for the next 1 year should be to actually get into the rhythm and cover as many things as possible. ये कतई गोल मत बनाना कि 3 महीने में एनसीईआरटी करनी है, अगले 3 महीने में रेफरेंस सोर्स करना है, अगले 3 महीने में ऑप्शनल करना है, अगले 3 महीने में आंसर है, अगले 3 महीने में करंट अफेयर्स, अगले 3 महीने में रिवीजन, अगले 3 महीने में एग्जाम, अगले 3 महीने में लाल बहादुर शास्त्री एकेडमी। हलवा नहीं है, लिटरली नहीं है। और किसी ने अगर बोला है हलवा है, तो शायद उसने कभी यूपीएससी दिया ही नहीं होगा। अप्रोच को बहुत क्लियर रखो। फर्स्ट ईयर ऑफ योर प्रिपरेशन तुम टेस्ट मैच खेलोगे अभी। जैसे ही तुम मई जून जब भी अगला साल का पीटी है 2025 में पहुंचे, तुम वनडे खेलना स्टार्ट करोगे। जैसे ही जनवरी 2026 में पहुंचे, T20। ये तीनों मोड तीनों टाइम के लिए डिफाइंड है। टाइम स्पैन ऊपर नीचे नहीं होगा। तुम ऊपर नीचे हो सकते हो, लेकिन ये टाइम स्पैन नहीं होगा। इज द थर्ड पॉइंट क्लियर टू ऑल ऑफ यू कि तुम्हें अकॉर्डिंगली अपनी अप्रोच बदलनी है जैसे जैसे आगे प्रोग्रेशन होता चले जाए तुम्हारी तैयारी के अंदर। क्लियर गाइज? गाइज फास्ट, चैट में थोड़ा सा फास्ट यार। ओके, इससे आगे बढ़े तो युवल नोआ हरारी की एक किताब है 21 लेसन्स फ्रॉम 21st सेंचुरी। क्या बोलते हैं वो देखो। Humans were always far better at inventing tools than using it। क्या गजब लाइन है यार। ह्यूमंस जो हैं टूल बनाने में तो सॉलिड माहिर है, गजब। उसके यूज पे फुस फेल कर जाता है। उनका बेस्ट पॉसिबल यूज नहीं कर पाते हैं हम। समझ में नहीं आया यूपीएससी में, ये समझा देते हैं। ये है तुम्हारे टूल्स। अब दिल पे हाथ रख के बताना, सच में, एकदम सच में चैट में डालना। मैं चैट को प्राइवेट से खत्म कर दे रहा हूं ताकि सब देख सके। कितने लोगों को शेड्यूल बनाने में बहुत मजा आता है। पीला कलर, लाल कलर, स्केल से ये डेट वो डेट, ऐसा बड़ा बड़ा चार्ट, वीक शेड्यूल, डेली शेड्यूल, मंथली शेड्यूल। सच बताना आता है क्या? बहुत टाइम देते हो ना परफेक्शन पे, बढ़िया सा शेड्यूल बनाना, जो सेटिस्फैक्शन मिलती है आपको, जो डोपामाइन रश आती है, मजा आ गया, क्या शेड्यूल बना है। उसको जब इंप्लीमेंट करना होता है तब क्या होता है? तब युवल नोआ हरारी आपसे याद आएगा। बैड एट यूजिंग इट। किताब खरीदना यूपीएससी एस्पिरेंट की हॉबी बन जाती है। जो दिखी ले आओ, जो दिखी ले आओ, जो दिखा ले आओ। सर ने बोला ये मटेरियल, इसका सब्सक्रिप्शन ले लिया। उसने बोला वो न्यूज़पेपर, उसका सब्सक्रिप्शन ले लिया। ये मटेरियल लाइब्रेरी में पास वाला लड़का पढ़ रहा है, ले लो। वो दूसरी लड़की पढ़ ली है, ले लो। ये खत्म ही नहीं हो रही है वो चीज। हॉबी बन गई, लेकिन कितने लोगों ने वो किताब पढ़ी? कुछ किताबें हैं जो शायद पन्ने भी कभी खुले नहीं होंगे, फर्स्ट पेज भी खुली नहीं होगी। मटेरियल्स, बुक्स या शेड्यूल आपके टूल्स हैं। मेक श्योर ऐसा कोई भी टूल नहीं बनाएंगे हम, बनाने में एनर्जी बर्बाद क्यों करनी है जो फॉलो नहीं कर सकेंगे। और बाई चांस मानो कि आपको शेड्यूल बनाना है परफेक्ट, वो बनाने के बाद में
मान लो उसका 70% भी फॉलो हो रहा है ना, तो वो 30% नहीं होने के कारण अपने आप को स्ट्रेस में मत डालना, फेलियर मत समझना, डिप्रेशन में मत डालना। क्यों? ये बात समझो आप कि शेड्यूल के अंदर मॉडिफिकेशन कॉन्स्टेंटली होते रहने चाहिए। द शेड्यूल विच यू आर मेकिंग इज एन आइडियल टाइप, वो एक परफेक्ट यूटोपियन सिनेरियो है। इसका 70% तुम अचीव कर रहे हो तो यू आर डूइंग सुपर फाइन, नॉट जस्ट फाइन। तो नेवर हरास योरसेल्फ, आई विल रिपीट, नेवर हरास योरसेल्फ कि यार ये किताब मैंने नहीं पढ़ी, बढ़िया हुआ नहीं पढ़ी, ये शेड्यूल इतना नहीं हो, कोई बात नहीं है, वो तो होना ही नहीं था, ये मटेरियल नहीं पढ़ा, दिक्कत नहीं है, मेरे को अभी भी याद है। फियर ऑफ मिसिंग आउट वाला जो कॉन्सेप्ट आजकल ये प्रचलन में है, मेरे टाइम में ये फोमो करके वर्ड ही नहीं हुआ करता था जब मैं तैयारी कर रहा था। अरे यार वो वाजीराम वाला मटेरियल नहीं पढ़ा है मैंने, अरे यार ये वाला यार मिस कर दिया। और वो, बिलीव मी, वो इतना पैनिक मोड में ले जाता है आपको कि आता हुआ आंसर आप नहीं लिख पाते हो कि नहीं नहीं यार ये नहीं आता मुझे। मेक श्योर देयर इज नथिंग रॉन्ग हियर। Everybody would not able to use, just like you are not able to fulfill the schedule, there are other people and other aspirants with you in your company, your peer groups, near or in your neighborhood, who are not able to do that. And believe me, even I am not able to fulfill my schedule every day. कभी एक्सरसाइज रह जाती है तो कभी प्राणायाम रह जाता है, कभी सोशियोलॉजी का कोई आर्टिकल रह जाता है तो किसी का जर्नल रह जाता है, किसी दिन ईपीडब्ल्यू हो गई तो न्यूज़पेपर का छूट गया। अरे छूटेगा यार, क्योंकि तुमने इतना जैम पैक करके रखा है। शेड्यूल बनाना कैसे चाहिए सर? तो मैं आपको एक तरीका बताता हूं। एक होता है आपने डे का शेड्यूल बनाया, ये शेड्यूल आपको देता है केवल और केवल फ्रस्ट्रेशन। अगर आपने ऐसा बनाया 5 बजे उठेंगे, 5 to 5:30, 5:45 से 7, चलो 7 o'clock से 8, 8 से फिर 11 मैं सेशन के लिए बैठूंगा, 11:15 मेरा टी ब्रेक, 11:30 मैं ये 10-10, 15-15 मिनट के लिए लाले पड़ गए हैं भाई। आई मीन अब इतना टाइट हो कि कहीं एक सेशन बिगड़ गया तो अगला कवर अप करना मुश्किल है, वो फिर छूट ही जाता है। और अगर इसको फॉलो किया तो पूरा डे का शेड्यूल गड़बड़ा गया है। तुम आज से ये टाइप का शेड पलक, इफ देयर आर लैगिंग इन द वीडियो, आई थिंक आप रीजॉइन करो, बिकॉज गाइस इज द ऑडियो वीडियो क्लियर? कोई लैग हो रहा है वीडियो के अंदर? हो रहा है मुझे तुरंत बताओ फटाफट। तो पलक आई थिंक आपके लोकल नेटवर्क के शायद से प्रॉब्लम हो सकती है, एक बार रिफ्रेश कर लो, बिकॉज पीपल आर सेइंग दैट थिंग्स आर गोइंग फाइन हियर। ये शेड्यूल बनाओगे तुम, तीन चीजें जो तुम्हें उस दिन करनी करनी है। टाइम नहीं लिखोगे, सिर्फ चीजें लिखोगे आप। टाइम का कॉन्सेप्ट भूल जाओ। क्यों भूल जाओ उसका भी एक्सप्लेनेशन दूंगा लॉजिकली। 3 मस्ट डू थिंग्स, आप 4 भी लिख सकते हो, मैंने जस्ट बनाया था एक टाइम पे। 3 चीजें जो तुम्हें करनी करनी है। मैं यूपीएससी के शेड्यूल की बात कर रहा हूं, मतलब डेली रूटीन की बात नहीं कर रहे। रूटीन अलग होता है, शेड्यूल अलग होता है। रूटीन में पूरा दिन तुम टेक्निकली रूटीन बना रहे थे, शेड्यूल नहीं बना रहे थे। 3 चीजें जो तुम्हें करनी करनी है। मान लो आज 3 घंटे हिस्ट्री पढ़नी है, 2 घंटे पॉलिटी पढ़नी है, 3 घंटे सोशो पढ़नी है, मान लो ये सबसे पहली प्रायोरिटी होगी कि ये 3 खत्म किया जाए, बाकी जो है वेट करेगा। जैसे ये 3 लिखी, फिर आप लिखना सेकेंडरी टास्क, जो भी आपकी लिस्ट है। अब ये नहीं कि 50 लिस्ट है इधर, कुछ 2-3 चीजें जो सेकेंडरी तुम्हें करनी है। मान लो 2 चीजें लिख दी मैंने या 3 चीजें लिख दी, ये नंबर रखना। ये 5-5, 10-10 चीजें एक दिन में नहीं होगी, कल जीवन खत्म नहीं हो रहा, कल का भी रहेगा। इसको खत्म करने के बाद में साथ में एक चीज छोटी सी बनती है,
इफ पॉसिबल एक या दो चीज वो लिख लो। अगर ये कवर हो गया तो ये हो तो ये भी कर लो, फिर टाइम बच गया बाई चांस, डू दिस। तुम एक हफ्ते पे अपने क्वालिटी ऑफ स्टडी के अंदर चेंज मिलेगा। क्यों? स्ट्रेस नहीं रहेगी तुम्हें, बिकॉज तुमने मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें कवर कर ली, तो एट द एंड ऑफ द डे यू विल डिराइव सेटिस्फैक्शन आउट ऑफ इट। आज का डन है भाई। सेकेंडरी चीजें करने के लिए टाइम मिलेगा, क्योंकि तुम्हें यहां पे अटेंशन देना है, लेकिन इसके बाद देना है। ये दिमाग में हिट नहीं करेगा ये करना है, ये करना है। नहीं नहीं होगा तो ठीक है। क्योंकि आज अगर ये नहीं हो रहा है, कल मेरी मस्ट डू लिस्ट में चले जाएगा। तो एटलीस्ट वो होना तो तय है। आज होगा या कल होगा, इज द ओनली डिफरेंस। एंड राइट नाउ जब आपकी टाइम की रेस ही नहीं है, तो तुम इस पॉइंट पे चलो। इस 15-15 मिनट के टाइट शेड्यूल में मत चलो। ये नॉनसेंस गेम है लाइफ में। सिर्फ मेक अ शेड्यूल, डू नॉट मेक अ रूटीन। तो मेक श्योर कि आप इस प्रिंसिपल को फॉलो करोगे, जो फोर्थ वाला प्रिंसिपल मुझे लगता है। एंड द लास्ट बट नॉट द लीस्ट एस्पेक्ट, द डिजायर, लास्ट मतलब वन ऑफ द एस्पेक्ट, द डिजायर ऑफ द इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन is one of the primary reason people don't acquire new skills. इसका मतलब, और यूपीएससी में सर मतलब इसका, अब मेरा मुद्दा है आंसर राइटिंग। कंटेंट लिमिटेड पढ़ना है, क्वालिटेटिवली पढ़ना है, राइट शेड्यूल रखना है। ये पॉइंट कंटेंट पढ़ने से चीजें समझ में आएगी। लेकिन जो पढ़ा है वो कितना मैंने समझा और कितना मैं लिख पाया, वो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है सिविल सर्विसेज में। बिकॉज you would have to show your knowledge. If you know it or not, only your paper would be a speaking document. पेपर पे है तो ठीक है, तो नहीं। कितने कितने बच्चों को मैंने ये पूछा डिफाइन डेमोक्रेसी, मुझे आंसर क्या मिलता है? डेमोक्रेसी इज ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल, बाय द पीपल। मती मारी गई है क्या? सच में ये डेफिनेशन है डेमोक्रेसी की। सर बचपन में यही सिखाया गया भाई, वो अब्राहम लिंकन का अंडरस्टैंडिंग था डेमोक्रेसी का। अब आप में से हर एक बच्चे को पता है डेमोक्रेसी है क्या, लेकिन साला लिख नहीं पा रहे हैं राइट वर्ड में। क्या फायदा पता होने का? क्या फायदा? बैठ के सोचो। पेपर में जब आएगा तो ऐसी वर्ड्स लिखने से नहीं मिल जाएगा, आपको प्रिसाइजली प्रेजेंट करना पड़ेगा। उसके लिए आना चाहिए राइटिंग स्किल्स का हुनर। अब राइटिंग स्किल्स का हुनर क्यों नहीं आ पाता है, उसका सबसे पहला कारण है ये, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन चाहिए तुम सब लोगों को। मतलब पहला आंसर ही परफेक्ट आंसर निकल जाए, बाप रे। मतलब इंडिया में रह के हम वो सारी चीजें सिर्फ ना फालतू की बोलते रहते हैं, फॉलो कोई नहीं करना चाहता। मतलब याद भी नहीं करते हो आप उसे। बड़े बड़े योद्धा, बड़े बड़े संत मुनि ऋषि अचीवर्स घंटों सालों तप किया, तब जाके सिद्धि प्राप्त हुई। और तुम्हें राइटिंग स्किल की सिद्धि पहले आंसर में चाहिए, तो यू आर नॉट मेड फॉर सिविल सर्विसेज। इनफैक्ट यू आर नॉट मेड फॉर एनी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। पहले आंसर में राइटिंग स्किल सुधरती तो यूपीएससी जैसा एग्जाम डिफिकल्ट नट टू क्रैक नहीं होता। लेकिन एक बच्चा करता क्या है, उसे पहला आंसर इतना परफेक्शन चाहिए। इसमें कोई गलत नहीं है भाई, सर एक्सपेक्टेशन तो ऐसी होती है ना, सही बात है। बट बुद्धा, लॉर्ड बुद्धा ने बोला है डिजायर इज द कॉज बिहाइंड ऑल द मिसरीज। सर ये फिलॉसफी है तो हो सकती है, लेकिन मैं प्रैक्टिकली प्रूव कर दे रहा हूं। पहला आंसर आपको इतना टॉप नॉच चाहिए आपका कि आपसे बड़ा इंटेलेक्चुअल पैदा ही नहीं हुआ उस फील्ड में।
इस चक्कर में तुम क्या करने वाले हो वो आज मैं बता दे रहा हूं। पहले मैं बेसिक निपटाऊंगी, फिर मैं रेफरेंस सोर्स निपटाऊंगी, और फिर मैं रिवीजन करूंगी, फिर मैं आंसर लिख पाऊंगी। वो फिर करते करते फुर, सॉरी, फुर। क्यों? फटती है अंदर से, क्योंकि पूरे दिन पढ़ने के बाद जब उसका आंसर नहीं लिख पाओ ना, तो फटती है दोस्त, फटती है। और फटती है इसी चक्कर में हम लिख नहीं पाते। सॉरी टू यूज दिस वर्ड, लेकिन होता क्या है, हमारी हिंदी एक ऐसी भाषा ना, वो इमोशंस को बहुत अच्छे से प्रेजेंट कर देती है। हो सकता है आपको स्लैंग लगे, दैट्स ओके। माय गोल इज टू मेक यू कॉन्शियस अबाउट सिविल सर्विसेज, नॉट टू मेक यू कॉन्शियस अबाउट द एटिकेट्स ऑफ स्पीकिंग स्किल्स। तुम्हें डर लग रहा है, इसलिए नहीं लिखते हो तुम, और अपने आप को बार बार रीजन देते रहो कि सर मेरा सिलेबस नहीं हुआ है, कंप्लीट होने के बाद लिखूंगा मैं। मेरे को सर, यू सी, आई गेट अ ब्रॉड बर्ड्स आई पर्सपेक्टिव ना, मैं इंटीग्रेट कर पाऊंगा। अबे हटाओ यार, क्या इंटीग्रेट कर पाओगे? एक चैप्टर तुमसे आंसर लिखा नहीं जा रहा है, तुम मुझे ये बोल रहे हो कि सर 10 चैप्टर होने के बाद मैं इंटीग्रेट कर लूंगा? क्या आइंस्टाइन हो? ये सब अच्छा लगता है सुनने में, रियलिटी में ना 2 साल के बाद ये लेक्चर रिकॉल नहीं किया तो मुझे बताना क्यों। इस फील्ड में बहुत रिस्क है, एंड रिस्क इसलिए नहीं है कि एग्जाम डिफिकल्ट है, रिस्क इसलिए है कि ऐसा ऐसा भूसा भरा दिया गया दिमाग में कि बच्चा कंफर्ट जोन में रहना चाहता है, हंसते गाते निकल जाएगी यूपीएससी। रियलिटी चेक करो यार, माँ बाप की सपने जुड़े हैं आपसे, आपके सपने जुड़े हैं आपसे, देश के अंदर आप कमिट कर सकते हो कुछ, सॉरी कंट्रीब्यूट कर सकते हो कुछ। नहीं तो होगा ये ना, 2-4 साल में ये यूथ कहाँ निकल जाएगा, हवा भी नहीं लगेगी। डर लग रहा होगा इस लेक्चर से, बट दैट इज द गोल ऑफ इट। लगना चाहिए डर इस एग्जाम में। डर नहीं लग रहा है तो फिर ये एग्जाम को समझे नहीं आप। डर लगना चाहिए इसमें। आई एम नॉट हियर टू मसाज योर ईगोस, आई एम हियर टू टोन डाउन योर ईगोस। दैट इज द राइट अप्रोच फॉर दिस। आंसर राइटिंग में आप क्या मिस्टेक्स करोगे? पहले दिन पोस्टपोन्ड करोगे इस आंसर राइटिंग को, लास्ट में करूंगा, कोई बात नहीं, चॉइस आपकी है। सेकंड, 8 मिनट में लिखना है आंसर। यूपीएससी में सर 20 क्वेश्चंस होते हैं, 180 मिनट होते हैं, डिवाइड कर लो, 7.5 8 मिनट निकल रहा है, मैं पहले दिन से 8 मिनट पे भाग रहा हूं। हाँ यार, गजब हो। पहले दिन जिम के अंदर 35 किलो की बेंच प्रेस मारी थी क्या? नहीं। पहले दिन जब रनिंग करने गए तो 30 राउंड काट लिए थे क्या? आधा भी नहीं हुआ था। नहीं। पहले दिन कोई भी चीज जो की वो क्या परफेक्शन पे आ गई थी क्या? नहीं। तो ये कैसे आ जाएगा? ये कैसे आ जाएगा? तीसरी मिस्टेक जो तुम करोगे, गिव अप। नहीं नहीं यार, एग्जाम में अपने आप आ जाएगा समझ में, मैं ना बहुत अच्छे से स्ट्रॉन्ग रिवीजन कर लेता हूं, मैं बहुत गुड हूं, उधर अपने आप लिख लूंगा मैं। बेस्ट ऑफ लक। अब उसमें मैं क्या ही बोलूं। ये तीनों चीजों को अवॉइड कर लेना, एग्जाम में कुछ नहीं आएगा, शून्य आएगा। बुद्धिज्म का शून्यता अटेन हो जाएगा एग्जामिनेशन में प्रॉपर तरीके से। 8 मिनट में आंसर तब लिखा जाएगा जब तुम्हारी माइंड फास्ट वर्क करेगी, हैंड नहीं। गेट टू द राइट पॉइंट्स फर्स्ट। One is able to write answer in 8 minutes, not because of his writing speed, but because of his thinking speed. माइंड सोच सकेगा तो हाथ 8 मिनट में लिखने की कैपेसिटी रखता है। साला माइंड ही नहीं चलेगा तो हाथ कहां से चल जाएगा? और ये कब आता है? जब आप कांस्टेंट प्रैक्टिस करते हो, तब वो एनालिटिकल स्किल्स आती है।
दूसरा, कभी भी ये गलती मत करना कि पूरा सिलेबस के बाद में आंसर लिखूंगा। मान लो सर ने आज एक टॉपिक पढ़ाया, उस टॉपिक का प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन देखो, टेस्ट सीरीज का देखो, सर ने अगर दिया है तो वो देखो, जो भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, और उसको उसी दिन लिखो एक आंसर, ताकि इसके दो रीजंस हो। पहले आंसर राइटिंग में जो किया जाता है वो होता है, आपका गोल क्या होना चाहिए आंसर, ये पहले 1 to 2 months your goal of answer writing is only one: reduce the fear of answer writing, plus ensure that you start practicing answer writing. सर कंटेंट खराब आ रहा है, कोई वांदा ही नहीं है, आने दो, जितना खराब आना आने दो, क्योंकि पहले 1-1.5 महीने पहले राइटिंग करने की प्रैक्टिस के मोड पे आना है। थर्ड मंथ से आपका गोल होना चाहिए क्वालिटी आंसर्स या क्वालिटी को एनहांस करना। और जब पीटी खत्म हो जाए, जिस साल भी दो, उस टाइम गोल होना चाहिए 8 मिनट में आंसर लिखना। मतलब ये लास्ट फेज में आता है, इसको फर्स्ट में डाल दिया, पूरा प्रोसेस बिगड़ गया। तो आंसर राइटिंग पहले दिन से करनी है। आंसर राइटिंग के अंदर ध्यान रखना है कि 8 मिनट में नहीं करना है, 25 मिनट लगे कोई दिक्कत नहीं है, आराम से चलो उसके अंदर। माइंड की कैपेसिटी बढ़ती जाएगी, टाइम कम होता चले जाएगा। और फाइनली, डोंट गिव अप आंसर राइटिंग। इफ द आंसर्स आर नॉट कमिंग गुड, इट्स ओके। इफ द आंसर्स आर कमिंग पैथेटिक, इट्स ओके। बट सिर्फ एक चीज ध्यान रखनी है कि फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर जो मिस्टेक्स हुई वो सेकंड क्वेश्चन में नहीं होगी। सर फर्स्ट में मैंने ए की मिस्टेक की, सेकंड में ए नहीं होना चाहिए, बी हो तो हो। थर्ड क्वेश्चन में बी नहीं होना चाहिए, फोर्थ क्वेश्चन में सी नहीं होना चाहिए, डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी वाई यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। गोल ये है, नई गलतियां आए तो आए, पुरानी गलतियां अगले क्वेश्चन में रिपीट नहीं होनी चाहिए दोस्त। ये होता है डेवलपिंग योर आंसर राइटिंग स्किल्स, बिकॉज टेक्निकली देयर इज अ डिफरेंस. The toppers, the teachers, the organizations tells you to write answers, but they never tell you the difference between answer writing and effective answer writing. Effective answer writing is learning from your mistakes by giving 10 मिनट अगर आंसर लिखने में लगा है तो उसको इवैल्यूएशन होके आता है, तो 10 मिनट उतना ही देना है उसको वापस पढ़ने में कि गलतियां क्या थी। सिर्फ टीचर के कमेंट मत पढ़ो, अपना आंसर पढ़ो कि अरे यार ये गलत लिख दिया था, और मेक अ लिस्ट ऑफ इट कि ये गलतियां थी, अगले में नहीं होगी। तब जाके डे बाय डे ना आप इंप्रूवमेंट साइकिल के अंदर घुस चुके हो, और सवाल ही पैदा नहीं होता कि साइकिल को ब्रेक किया, मतलब साइकिल से इंप्रूवमेंट नहीं होगा। यू वुड ऑलवेज रीप द डिविडेंड्स ऑफ इट। बिकॉज आंसर राइटिंग इतना स्ट्रेस क्यों कर रहा हूं, इस कोटेशंस के कारण। लर्निंग एनहांसेस द प्रैक्टिस बट इट डज नॉट रिप्लेस प्रैक्टिस। मतलब कि लर्निंग कर रहे हो तुम, लेकिन लर्निंग के साथ अगर प्रैक्टिस नहीं किया तो इस लर्निंग से कुछ नहीं मिलेगा दोस्त। और प्रैक्टिस कैसे होती है, आंसर राइटिंग से होती है। These are certain things which according to my experience you should certainly keep in mind कि पूरे यूपीएससी में तुम्हें इस तरीके का अप्रोच रखना है। If you are in a position to largely keep that in mind, तो you would be at a better place. नहीं तो होता क्या है, लोगों को डर लगता है किसी एक बक्से के अंदर बंद होने में। लिखा है मैंने, एक किताब से उठाया हुआ है स्टेटमेंट। पीपल फियर बीइंग ट्रैप्ड इन अ बॉक्स, बट दे आर ऑलरेडी ट्रैप्ड इन अ बॉक्स कॉल्ड एज ब्रेन, and this brain is further trapped in a bigger box called as society. इसी कोटेशन से नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करूंगा, जहां पे हम डिस्कस करेंगे इंडियन सोसाइटी। तो आई होप दिस सेशन हैज मेड सेंस टू यू।
with respect to your approach which you should have. The people who are preparing for 2 years, उनका approach कैसे होना चाहिए, अब वो 2 year हो या 1 year हो या 6 months हो, approach यही same रहेगा. ये चीजें हैं जो याद रखनी है, क्योंकि अगर इन चीजों में मान लो कल मान लो कल अगर तुमने ये चीज नहीं फॉलो की, तो ये मेरा पर्सनल फेवरेट है. यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन की जगह यहां पे फुल फॉर्म होगा यूपीएससी का, यूनिक प्रोसेस ऑफ स्पॉइलिंग योर करियर. These are the must do's and don'ts which you should always keep in mind जब आप इस जर्नी की तरफ आ रहे हो. Remember, cracking examination is easier if you just have the right orientation towards it. Because Einstein once said that if I am given a problem and if I am given 1 hour to solve the problem, and the solution of that problem largely determines whether I live or not in this world, then I'll give 55 minutes out of 1 hour to frame that problem, to put that problem in the right manner or right frame of question. Once I can define the problem in a question, I'll find the answer in 5 minutes. ये था वो क्वेश्चन आपकी प्रिपरेशन के लिए. इस क्वेश्चन को समझ लिया, आंसर खुद में खुद लिख लेंगे. दैट्स अ प्रॉमिस ऑफ माइन. किसी बच्चे को कोई डाउट एंड कुछ है तो चैट बॉक्स के अंदर मुझे डेफिनेटली ड्रॉप कर दे मैसेज. एनी डाउट विथ रिस्पेक्ट टू द डिस्कशंस व्हिच वी हैव डन हियर? कोई चीज जो नहीं समझ में आई, कोई चीज जो शायद आपको समझनी है बियॉन्ड दिस, डू लेट मी नो. यार थोड़ा सा एक्टिव रहो कमेंट के अंदर यार, सो दैट एटलीस्ट आई एम एबल टू फास्टली टैकल योर डाउट्स इफ देयर आर एनी. नो डाउट्स एज सच. अच्छा, थोड़ा सा झटका लग गया क्या सबको? अरे सर हम तो बच्चे हैं, अभी स्टार्ट किया है. बच्चे नहीं हो, 2 साल में आईएएस बनने वाले लोग हो आप. ट्रीट योरसेल्फ लाइक आईएएस ऑफिसर. ट्रीट का मतलब ट्रीट नहीं, treat yourself like an IAS officer. Clear? See you then. I'll see you in the next class. And is there ABY? ABY is what? What is the meaning of ABY? Is there ABY? अभी ये क्या था पता नहीं, समझ में नहीं आया मुझे. गणेंद्र, SRY क्या है यार ये SRY? Okay, Ganendra, I am not sure pretty much what you're saying. Take care. Have a real nice day. I'll see you in the next class and we'll start with the aspect of society. How the society works, what society consists of, what are culture, what are norms, what are values, what are folkmores, what are deviant cultures, what are subcultures, what is poverty, what is empowerment, what is inequality, equality, differences, so on and so forth. Diversity, unity. चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर. टेक केयर. हैव अ नाइस डे. स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल.